गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है नरेशन। किसी भी बात को कहने के दो तरीके, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट की कही हुई बात को ज्यों का त्यों हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम बिजी टुडे। अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो इसमें सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है। उसने जो कुछ भी कहा उसकी कही हुई बात को हमने कहाँ लिखा? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसी चीज को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, कामा हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और मीनिंग वही होता है। जो डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग है इनडायरेक्ट स्पीच का भी मीनिंग वही होना चाहिए। जब इसे बदला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से बदल जाएगा ही, आई एम बदल जाएगा वाज में, बीजी उसी तरह से और टुडे बदल जाएगा दैट डे में। जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका भी है, बस अंतर इतना है ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब जब हम थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं और चेंजेस का मतलब कामा हटा दिया गया, इन्वर्टेड कामा हटा दिया गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया, आई को ही में बदल गया, एम को वाज में बदल दिया गया, बीजी उसी तरह से, टुडे बदल जाता है दैट डे में। तो थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। अब ये हमारा जो नीचे वाला सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के बेसिक 3 नियम होते हैं जिन्हें कहा जाता है जनरल रूल्स, सामान्य नियम। ये 3 नियम होते हैं। पहला, चेंज ऑफ पर्सन, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर इसके पहले बदलने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसे कहा क्या जाता है। देखिए जैसे ये सेट जो हो गया इसे कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। जो भी सेट आएगा इसे कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा पोर्शन जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए वर्ब को कहा जाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 बेसिक चीजें होती है जिसे हमें जानना होता है कि डायरेक्ट स्पीच में आए हुए जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते क्या है। तो बाहर का जो सेट वाला पोर्शन हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पोर्शन हो गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आया हुआ वर्ब है उसे कहा जाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 बेसिक चीजें होती हैं जिसे हमको जानना होता है। अब आइए देखते हैं कि किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कैसे बदला जाता है। तो किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बेसिक कहिए, चाहे जनरल कहिए, चाहे हिंदी में सामान्य कहिए, 3 नियम होते हैं। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, यानी अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई पर्सन आया हुआ है तो उसे बदलते हैं। कैसे बदलते हैं इसके बाद बता रहे। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है उसमें अगर कोई टेंस आया हुआ है तो वो भी बदलता है। तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं
उन्हें भी बदला जाता है। उनमें से कुछ होते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, टुडे किसमें बदल गया? दैट डे में। आइए अब इन सब चीजों को हम थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पहली चीज बताई गई, चेंज ऑफ पर्सन। देखिए, इस पर्सन को बदलने के लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला है SON। सन माने हम भी जानते हैं कि सन माने बेटा होता है। तो हम अगर याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हम सीधा सीधा SON, सन माने बेटा या पुत्र। अब देखिए, इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1 2 3। अब जबकि हमें पर्सन बदलना है तो हमें पर्सन के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट पर्सन आते हैं 2, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हो गए। सेकेंड पर्सन में केवल एक ही सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, वो होता है यू। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे। लेकिन जब हम केस की बात करते हैं, जैसा बस पर्सन बदलना बहादुरी नहीं है, बहादुरी है कि पर्सन में कौन सा केस आया हुआ है। जैसे ये जो हमने लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन्हें हम कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी ये जब कभी भी आएंगे, इनका जो आने का प्लेस होगा, जो स्थान होगा, वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। हमेशा ये जब भी आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम एक्टिव पैसिव अगर बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो हम जानते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी हो जाता है, वी का ऑब्जेक्ट के स्थान पे अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इटी रहता है और दे का देम हो जाता है। लेकिन इसी में जब हम नंबर थर्ड जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोसेसिव केस, तीसरा होता है पोसेसिव केस। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनके, ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है पोसेसिव केस। तो यहाँ पे होता है माई और कभी कभी होता है माइन। यहाँ पे वी का हमारा के लिए हो जाता है आवर, तुम्हारा के लिए हो जाता है योर, उसका के लिए हिज, उसकी के लिए हर और कभी कभी हर्स। इट का होता है इट्स और दे का होता है देयर, THEIR, देयर। अब हमें विशेष ध्यान ये देना है, जब हम बात कर रहे हैं पर्सन बदलने की, और पर्सन बदलने के लिए फार्मूला है SON 1 2 3। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के स्थान में बदलाव होगा तो इसी में से होगा, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे बदलाव होगा तो इसी में से होगा, और जो पोसेसिव केस की बात करते हैं, अगर उनमें से कोई आया हुआ है तो इन्हीं में से किसी एक का लाना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी अगर आ गया तो ये जो बाहर में सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले यहाँ जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो कुछ भी होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई को सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। देखिए, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन आ गया, सेकेंड पर्सन का मतलब यू, तो हम देखेंगे कि बाहर में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा हुआ था, ही सेड टू मी, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो बाहर में जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी आया हुआ है,
जब हम इसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी आया हुआ है और इनवर्टेड कामा के अंदर सेकंड पर्सन आया हुआ है, तो जब हम बदलेंगे यू यहाँ पे यू होगा और यू यहाँ पे मी दिया हुआ है, तो जब हम बदलेंगे तो मी की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई का। ठीक है, और ये थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज। यानी अगर इनवर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ही आया हुआ है, सी आया हुआ है, इट आया हुआ है, दे आया हुआ है, तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो अब समझने की बात यह है कि बदलते कितने हैं? तो 3 बदलते हैं, आई और वी और सेकंड पर्सन में यू। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं जो बदलते हैं। अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी 4 है, ही है, सी है, इट है, दे है, अगर ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आ गया तो इसे हम नहीं बदलेंगे। दूसरा, चेंज ऑफ टेंस। दूसरा नियम होता है चेंज ऑफ टेंस। पर्सन बदलना आसान होता है, अगर पर्सन बदल देते हैं तो दूसरी व्यवस्था होती है चेंज ऑफ टेंस। अब आइए हम पहले जानते हैं कि टेंस बदलता कब है। तो टेंस बदलता कब है? जब ये इन्वर्टेड कामा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब आया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में का मतलब हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे सेड आया हुआ है, पास्ट का मतलब केवल पास्ट इंडिफिनिट से मतलब है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से मतलब नहीं है। अगर सेड आया हुआ है तब जाके ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पोर्शन होता है इसका टेंस हमको बदलना होता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलता है। जैसे देखिए, अगर कह दिया गया कि रामवीर से और इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई चीज आ गई, ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम इसका ये जो विल आ गया, चूंकि ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पोर्शन आया हुआ है, इसको हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, बस जितना भी पर्सन बदल सकते हैं उन पर्सन को बदल के उसको हम उसी तरह से छोड़ देंगे। देखिए, अब आते हैं, पहले हम जान जाते हैं कि नहीं कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टेंस नंबर 1 जो फर्स्ट टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। यानी देखिए, हम बता भी देते हैं, बहुत आसान है, जो लोग टेंस पढ़े हुए हैं चाहे ना पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे पहचानेंगे? तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है या वर्ब का 5वां फॉर्म दिया हुआ है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। बस हम करेंगे क्या, हम भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और जो वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म है इसको बदल देंगे सेकंड फॉर्म में। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज हो गया पास्ट इंडिफिनिट में। देखिए, दूसरी चीज, अगर डू या डज आया हुआ है, यही 2 सहायक क्रियाएं होती है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। अगर डू या डज आया हुआ है, अगर हमको डू डज के स्थान पे बदलना है तो हम क्या बदल देंगे? डिड बदल देंगे। ठीक। नंबर 2, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। मीन्स अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे ही जमार आ गया और वर्ब का चौथा फॉर्म आ गया तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसे जब बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस, हमको कुछ नहीं करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो वेयर लगा देंगे। अगर चौथा फॉर्म नहीं भी आया हुआ हो, केवल इज एम आर आया हुआ है,
तो भी हम उसे वाज या वेयर में बदल देते हैं। अगर चौथा फॉर्म आया हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वेयर लिखेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, चौथा फॉर्म लगा देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे चाहे हैज चाहे हैव और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हम भी क्या करेंगे, इसे बदल देंगे पास्ट के परफेक्ट में। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में दो सहायक की है, हैज और हैज सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। यहाँ पे केवल एक सहायक किया होती है हैज, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं है, हम भी किसमें बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। देखिए अगर थर्ड फॉर्म नहीं भी आया हुआ, ये ना आया हुआ, केवल हैज या हैव आया हुआ है, तो हम भी इसे सीधे सीधे किसमें बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। ठीक। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हमने देखा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हैज बीन या हैव बीन और इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, तो हम भी इसे जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो हमारी सहायक क्या हो जाती है, हैड बीन। अगर वर्ब का चौथा फॉर्म दिया हुआ तो हम भी वर्ब का चौथा फॉर्म लिख देंगे। इसके अलावा टेंस नंबर 5 का मतलब फिर से आ गए यहीं पे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भी जो सब्जेक्ट हमारा जैसे जो भी होगा वो लिखेंगे, हम इसके बाद हैड सहायक क्या लगाएंगे और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है उसे किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में बदल रहे हैं। नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान बता दी गई कि अगर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे चाहे वाज या वेयर आया हुआ है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जब इसे बदलेंगे तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि हमको सहायक क्रिया के स्थान पे क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, चौथा फॉर्म लगाना है। और जब इसके आगे जाते हैं टेंस नंबर 7 की बात करते हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट आ गया तो नो चेंज। और 8वां जो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम पहचान भी आपको बता दे रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर आ गया तो इसे हम नो चेंज उसी तरह से लिख देंगे जैसे दिया हुआ है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब है कि हैड बीन आ गया है और वर्ब का चौथा फॉर्म आ गया, तो हम भी इसे नो चेंज नहीं बदलेंगे। नंबर 3 देखिए, जब हम जाते हैं फ्यूचर में तो हमको चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में हमारी सहायक किया। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन आता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको अगर विल या सेल दोनों में से कोई सहायक की आ गई तो विल को हमको शुड में बदल देना है और सेल को शुड में, और सॉरी विल को उड में बदल देना है और सेल को शुड में बदल देना है। यानी अगर इंडेफिनिट आया तो विल या सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा
हम इसे वुड या शुड में बदल के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जब कंटिन्यूअस में जाएंगे तो विल बी शैल भी आएगा, तो हम यहाँ पे वुड बी शुड बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। विल हैव शैल हैव तो हम भी बदल देंगे वुड हैव शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल हैव बीन शैल हैव बीन तो हम बदल देंगे वुड हैव बीन शुड हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। देखिए इसके अलावा अगर हमको कैन हेल्पिंग वर्ब मिल गया रिपोर्टेड स्पीच में, तो कैन को हम किस में बदल देंगे? कुड में। अगर हमको मे सहायक क्रिया मिल गई तो मे को किस में बदल देंगे? माइट में। इसके अलावा और कोई भी ऐसी सहायक क्रिया नहीं होती है जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो। इसके अलावा नंबर थर्ड पोर्शन जो हम कहते हैं कि क्या क्या बदलता है, तो पर्सन हो गया, टेंस हो गया। जो तीसरा नंबर बताया गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं तो बदल जाती है। नंबर थर्ड जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। देख लीजिए अगर यहाँ पे दिस आ गया डायरेक्ट स्पीच में, जब हम बदलेंगे तो उसे किस में बदल देंगे? दैट में। दीज आ गया किस में बदल देंगे? दोज में। हियर आ गया किस में बदल देंगे? दियर में। नाउ आ गया किस में बदल देंगे? देन में बदल देंगे। इसके अलावा टुडे, दैट डे। देख लीजिए कभी कभी आता है 10 आ जाता है तो इसे 100 में बदल देंगे। अगर कभी कभी हेंस आता है, वैसे अक्सर आता नहीं है लेकिन फिर भी आता है, तो हेंस को किस में बदल देंगे? देंस में बदल देंगे। अब टुडे के अलावा एस्टरडे, एस्टरडे का मतलब होता है एक दिन पहले, तो इसे बदल देते हैं द प्रीवियस डे। प्रीवियस का मतलब पहले होता है, डे का मतलब दिन होता है। टुमारो, टुमारो को बदल देते हैं द नेक्स्ट डे में। इसके अलावा द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे अगर आ गया तो इसे बदल देंगे 2 days बिफोर, यानी 2 दिन पहले। और एक आखिरी है द डे आफ्टर टुमारो, यानी आने वाला परसों। और द डे बिफोर एस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ परसों। द डे आफ्टर टुमारो इसका हो जाता है इन 2 days टाइम। बस यही होता है। हमको मेन अगर हम बदलना सीख जाते हैं, सब नियम हमको पता चल जाता है, तो हम आगे चल के किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इन 3 जनरल रूल्स की मदद से, सामान्य नियम की मदद से किसी भी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान देना है, ये जितने भी नियम है करते तो सभी में काम है, लेकिन इसका स्पेसिफिक जो वर्क होता है वो जब इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है, जब ये असर्टिव सेंटेंस होता है तब हमें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। दैट्स ऑल।